मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी 2 का, कौन सा पेपर होगा? फिजिकल ज्योग्राफी का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, कौन से वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न जितने भी होंगे सारे के सारे आपको मैं करवाने वाला हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ साथ कोने में जो आपके सामने व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो जरूर से आपके सामने डाउनलोड कर लेना। और ये जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं आपको, ये फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे उस पर क्लिक करोगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ फाइल वाला सेक्शन मिलेगा। कौन सा? फाइल वाला सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर ज्योग्राफी सर्च कर लेना। जैसे ज्योग्राफी सर्च करोगे, ज्योग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेनी है। चलिए तो भाई आपके सामने शुरू करते हैं अपन क्लास को। पहला प्रश्न है यूनिट फर्स्ट का। आपके सामने, वायुमंडल का संगठन क्या होता है? वायुमंडल मतलब किस किस चीजों से मिलकर बना होता है? तो वायु, जैसा कि आपको पता है इसका नाम क्या है, वायुमंडल। तो इसमें क्या होगा? वायु प्लस मंडल। वो मंडल जिसके अंदर वायु के अलग अलग प्रकार के जो वायु पाई जाते हैं उसी को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है भाई, है ना। तोड़ के अगर इसको अच्छे से पढ़े तो वायुमंडल के अंदर मुख्यतः आपको अलग अलग प्रकार की गैसों का मिश्रण देखने को मिलता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसेज आपके सामने 1% मात्रा में देखने को मिलती हैं। और इन सब चीजों का मिश्रण ही आपको क्या बनाता है? वायुमंडल बनाता है। क्या बनाता है? वायुमंडल आपके सामने बनाता है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन कौन सी परतें हैं? तो सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। सौभ मंडल में आपके सामने सारी सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में आपके सामने जेट और ओजोन लेयर पाई जाती है। तो इस आयन मंडल में आपके सामने जो मध्य मंडल में आपके सामने उल्का पिंड आपके सामने बर्स्ट होते हैं। आयन मंडल में आपको रेडियो एक्टिव रेडियो के जो सिग्नल होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। बाहरी मंडल सबसे भारी मंडल होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? एवरेज ऊंचाई इसकी 12 किलोमीटर, इसकी 50, इसकी लगभग 80 तक या 200 तक, यहाँ 400 तक, और उसके बाद का बाहरी मंडल देखने को मिलता है। यहाँ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान घटता है, यहाँ बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सौभ मंडल की क्या विशेषताएं होती हैं? सभी मौसमी घटनाएं यहीं पर होती हैं। कहां पर होती हैं? जितने भी जो आपके सामने जो मंडल होते हैं उसमें आपके सामने मौसमी घटनाएं कहां पर देखने को मिलती हैं? जो सौभ मंडल होता है उसके अंदर ही सारी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं। अच्छा प्रश्न है, सौभ मंडल से संबंधित सारी मौसमी घटनाएं यहीं पर देखने को मिलती हैं। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य ताप क्या होता है? कौन से वाला? सूर्य तप से आपका क्या तात्पर्य है? तो पृथ्वी से सूर्य तक पहुंचने वाली ऊर्जा को सूर्य तप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सूर्य तप के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली जो भी ऊर्जा होती है उसको अपन सूर्य ताप के नाम से, सूर्य तप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सूर्य तप के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। पृथ्वी का उष्मा बजट क्या होता है? तो पृथ्वी का उष्मा बजट क्या होता है? प्राप्त और विकिरण ऊर्जा के बीच में संतुलन। मतलब जितनी सूर्य के द्वारा आपके सामने, जितनी विकिरण सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर आती हैं, उतनी विकिरणों को वापस आपके सामने पृथ्वी क्या कर देती है? और कुछ को अवशोषित कर लेती है, बाकी लगभग को आपके सामने वापस इन्वायरमेंट में भेज देती है। समझ में आ गया? कुछ वायुमंडल की गैसों की तरह अवशोषित कर ली जाती है, बाकी की सारी आपके सामने वापस कहां भेज दी जाती है? जो अंतरिक्ष में भेज दी जाती है। तो यही प्राप्त विकिरणों का और वापस आपके सामने जो जितनी विकिरण होती है उनको वापस भेजने का जो संतुलन होता है उसी को क्या कहा जाता है? उष्मा बजट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उष्मा बजट के नाम से जाना जाता है। तापमान का क्षैतिज वितरण किस चीज पर निर्भर करता है? तापमान का जो क्षैतिज जो वितरण होता है वो अलग अलग प्रकार के अक्षांश, स्थल समुद्री वितरण व महासागरीय धाराओं पर निर्भर करता है। किस चीज पर निर्भर करता है? कौन सी अक्षांश पे आपके सामने चीजें हैं, स्थल व समुद्र के बीच में विवरण कैसा है और महासागरीय धाराएं कैसी हैं, इन सब चीजों पर निर्भर करता है तापमान का क्षैतिज विवरण। समझ में आ गया?
चलिए, तापमान का ऊर्ध्वाधर विवरण किस पे, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या घटता है। आप सबको पता है जैसे जैसे ऊपर चले जाते हो पहाड़ों पर तापमान है वो घटता चला जाता है, इसीलिए तो हिमालय पे बर्फ पड़ती है आपके सामने। और नीचे की तरफ गहराई का क्या है, ऐसे क्षैतिज में। तो किस अक्षांश है भाई, जैसे आप, ये पृथ्वी है, मैं बताता हूं आपको, ये पृथ्वी है, आप भाई किस अक्षांश पर रहते हो, भूमध्य रेखा पर रहोगे तो ज्यादा तापमान देखने को मिलेगा, पोलर पे रहोगे तो कम देखने को मिलेगा। समुद्र कहाँ है आपके पास, पास है तो आपका तापमान कम रहेगा, संतुलित रहेगा। दूर है जैसे राजस्थान है और गुजरात है, गुजरात में इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती, नहीं इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां पर आपके सामने समुद्र पास में है। ताप की विलोमता क्या होती है, ताप की विलोमता, जब जब ऊंचाई बढ़ने पर ताप बढ़े तो ताप विलोमता कहलाती है। मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़े, क्या बढ़े, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़े आपके सामने तो तापमान बढ़े, क्या हो, तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़े तो उसी को क्या कहा जाता है, तापमान विलोमता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तापमान विलोमता के नाम से जाना जाता है। अच्छा प्रश्न है भाई, तापमान विलोमता के नाम से जाना जाता है। विलोमता के प्रकार, अलग अलग प्रकार के आपके सामने इस क्यों विलोमता प्रकार पाई जाती है। स्थलीय विलोमता, विकर्णीय और चक्रवाती विलोमताएं आपके सामने देखने को मिलती है। कोई भी स्थल पे तापमान में ऊपर नीचे हो, विकिरणों की वजह से, और चक्रवाती विलोमता जानी जाती है। वायु दाब क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर वायु का दाब ही वायु दाब कहलाता है। अब आप कहोगे सर पृथ्वी पर रहने, देखो इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर जितने भी इंसान रहते हैं ना, तो अपने वायुमंडल में अलग अलग प्रकार की वायु है, क्या है, अपने वायुमंडल में अलग अलग प्रकार की वायु पाई जाती है। उस वायु के वजह से क्या, उस वायु के वजह से जो आपके सामने, जो आपके ऊपर दबाव पड़ता है, उसी को क्या कहलाता है, वायु दाब के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, वायु दाब के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप कहोगे सर हवा तो बहुत हल्की होती है, उसका दाब कहां से आ गया। तो बच्चों आप एक बात बताओ, रुई है, रुई आप हाथ पर उठाओ थोड़ी सी बहुत हल्की लगेगी, लेकिन आप पूरी बोरी उठाओ तो वजन लगेगा ना। तो ऐसे सोचो वायुमंडल कितना बड़ा, उस पर कितनी सारी वायु है, इसकी वजह से फर्क पड़ता है, उसी को वायु दाब के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, वायु दाब के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, वायु दाब के क्षेत्र कहां पर होते हैं। वायु दाब के क्षेत्र कहां पर देखने को मिलते हैं, उपोषण, उपोषण और ध्रुवीय क्षेत्रों में। कहां देखने को मिलते हैं, उच्च दाब वाले क्षेत्र, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं ना, जहां पर ठंडी जगह पाई जाएगी ना, वहां पर उच्च दाब बनेगा। जहां पर आपके सामने ठंडी जगह होंगी वहां पर उच्च दाब बनेगा, और जहां पर गर्मी अधिक होगी, जहां पर गर्म हवा या गर्मी अधिक बनेगी, वहां पर क्या बनेगा, निम्न दाब बनता है। तो निम्न दाब कहां पर बनता है, भूमध्य रेखा पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं, सबसे ज्यादा तापमान रहता है, तो हवा गर्म रहती है तो निम्न दाब बनता है। ध्रुवों पे आपके सामने तिरछी या सूर्य की किरणें आती नहीं है, ठंडा मौसम रहता है, इस वजह से उच्च दाब बनता है। क्या बनता है, उच्च दाब बनता है। दाब पेटियां कितनी प्रमुख होती हैं, तो कितनी प्रकार की दाब पेटियां होती हैं, तो 7 प्रमुख दाब पेटियां पाई जाती है। कौन सी, 7 प्रमुख दाब पेटियां होती हैं। कितनी होती हैं, 7 अलग अलग प्रकार की प्रमुख दाब पेटियां पाई जाती हैं। अच्छा प्रश्न है, कितनी होती है भाई, 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं भाई। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्रही पवने कौन सी होती हैं, तो ग्रही पवने कौन सी होती हैं, जो अलग अलग प्रकार की पवनों, 3 प्रकार की पवने होती हैं, व्यापारिक पवने, पश्चिमी पवने और ध्रुवीय पवने। कौन सी पवने भाई आपके सामने, व्यापार के लिए, मतलब वो पवने जो आपके सामने व्यापार को चलाने के लिए, जो अलग अलग प्रकार की जो नौसेना जहाज जो आपके सामने चलती हैं, जिसके अंदर व्यापारिक सामान लदा रहता है, उनको चलाने में सहायक पश्चिमी और ध्रुवीय, ध्रुवों के अंदर जो पवने चलती हैं, वो आपके सामने हमारे पवनों के अलग अलग प्रकार होते हैं। व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, उपोषण उच्च दाब से भूमध्य निम्न दाब की तरफ। मतलब जो आपके सामने जो बीच वाला क्षेत्र होता है, यहाँ से आपके सामने किधर की तरफ बढ़ती है, निम्न दाब वाला क्षेत्र है भूमध्य रेखा पर, इसकी साइड में आपके बढ़ती है। समझ में आ गया। तो चलिए यूनिट फर्स्ट को आपके सामने अपन ने सल्टा दिया है पूरा का पूरा। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। किसकी तरफ, यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। इकाई सेकंड, यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, जिसमें मानसून, बादल, चक्रवात व जलवायु वर्गीकरण से प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय मानसून के मुख्य कारण क्या होते हैं। मतलब भारतीय मानसून है उसके मुख्य कारण क्या है भाई, स्थल समुद्र में तापांतर। क्या होता है आपके सामने, ये जो अपना जून जुलाई का जो महीना होता है, उसमें जो साउथ वाला, दक्षिण भाग वाला क्षेत्र है, उत्तर भाग वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है आपके सामने स्थल है,
तो गर्मी अधिक पड़ती है, इस कारण क्या इसका तापमान है वो क्या हो जाता है, ज्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर बनता है निम्न दाब। कैसा दाब बनता है, निम्न दाब बनता है। और यहाँ पे जो अरब सागर है या हिंद महासागर जिसको अपन बोलते हैं, यहाँ पर क्या है तापमान उतना नहीं बढ़ पाता है। क्यों, पानी है, पानी का तापमान आसानी से नहीं बढ़ता घटता है ना, स्थल का भूमि का जल्दी से बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बनता है उच्च दाब। क्या बनता है, उच्च दाब। तो यहां से वायु का सीधा सिद्धांत है, वायु हमेशा कहां से चलती है, निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ। तो उच्च दाब से धाराएं निकल कर आती हैं और आपके सामने जो कोरलेसिस का नियम उसके अनुसार कोई भी जब आप हवाएं चलती हैं वो आपके सामने क्या होती हैं, जब वो आईसीटी जोन है ना वो ऊपर की तरफ चला जाता है, इस वजह से कहां पर चली जाती है, आपके सामने दक्षिण पश्चिमी दिशा से घुसते हैं। चलिए, मानसून से जेट स्ट्रीम की क्या भूमिकाएं होती है। मानसूनी वर्षा को प्रभावित करता है, क्या करता है, मानसून की जो वर्षा होती है उसको प्रभावित कौन करता है भाई, मानसून का जेट स्ट्रीम। समझ में आ गया, मानसूनी वर्षा होती है उसको जो ये हवाएं होती है ना ये क्या करती है, मानसून को प्रभावित करने का काम करते हैं। समझ में आ गया। अब इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी तो नहीं होगी इतनी ज्यादा बरसात। अल नीनो का जो ला नीनो का प्रभाव आता है उसके वजह से भी प्रभावित होती है। तो अलग अलग प्रकार की जो हवाएं होती है उसका जेट स्ट्रीम्स की बहुत ज्यादा भूमिका रहती है। बादलों के कितने प्रकार होते हैं, सिरस, कैमुलस और स्टेटस, ये तीन प्रकार के आपके सामने बादल पाए जाते हैं। वर्षा के प्रकार सवर्णीय, प्रवृत्ति और चक्रवाती। चक्रवाती बरसात वो होती है जब आपके सामने कोई भी चक्रवात आता है उसके वजह से आपके सामने अगर कोई भूभाग पे वर्षा देखने को मिलती है तो चक्रवाती वर्षा। आप अक्सर क्या होता है, ये जैसे पर्वत है, पर अगर कोई भी बादल आया और पर्वत के आपके सामने इधर की साइड में टकराया, मतलब ये कोई पर्वतीय श्रृंखला है ना, अब हवा है आपके सामने, मतलब बादल इस प्रकार से आते हैं हर बार, तो क्या करेंगे आपके सामने इधर जो पर्वत का इधर वाला क्षेत्र होगा यहाँ पर खूब बरसात होगी, लेकिन इसके जो पीछे वाला क्षेत्र है यहाँ पर कम बरसात देखने को मिलती है ना। तो पर्वतीय प्रभाव से अगर बरसात देखने को मिलती है तो उसको पर्वतीय वर्षा देखने को मिलती है। और अगला प्रकार होता है संवहनीय ऊर्जा का वर्षा का प्रकार। वायु राशियां क्या है, कौन सा, वायु राशियां क्या होती है, समान ताप व आर्द्रता वाली विशाल वायु मात्रा। क्या होती है, वायु राशियां वही होती है जहां पर आपके सामने समान मात्रा में, कैसे, समान मात्रा में आपके सामने कोई जगह पर तापमान देखने को मिले और समान मात्रा में आर्द्रता क्या देखने को मिले, आर्द्रता देखने को मिले, उसी को क्या कहा जाता है, वायु राशियों के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई, किसी जगह पर समान मात्रा में क्या, समान मात्रा में तापमान और समान मात्रा में आर्द्रता क्या देखने को मिले, आर्द्रता देखने को मिले, उसी को वायु राशियों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, वायु राशि के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। समान तापमान और समान आर्द्रता की वजह से जो विशाल वायु मात्रा पाई जाती है उसी को वायु राशि के नाम से जानते हैं। अगले वाला है वायु राशियों के प्रकार कितने होते हैं, समुद्री और महाद्वीपीय। मतलब वायु राशियां क्या होती है आपके सामने, समान और आर्द्रता वाली जो हवा होती है ना वो, जैसे कोई भी महाद्वीप है एक जगह, जैसे राजस्थान है, राजस्थान पे आपके सामने हवाएं का एक प्रकार चलता है, वहां पर समान ताप होगी समान आर्द्रता होगी। ऐसे समुद्र हो गया, समुद्र पे जो चलने लंबे समय तक चलने वाली हवाएं होती हैं वहां का समान तापमान देखने को मिलेगा और समान आर्द्रता देखने को मिलेगी। भाई अपने को पता है राजस्थान में सर्दियों में ठंड पड़ती है अच्छी जोर की, है ना, और गर्मियों में लू चलती है। समझ में आ गया, सर्दियों में शीतलहर होगी और गर्मियों में लू चलती है। तो वहां पर एक समान प्रकार का क्या होता है, तापमान और आर्द्रता देखने को मिलती है, उसको वायु राशियों के नाम से जाना जाता है। और इसके दो प्रकार पे होते हैं, समुद्र में पाई जाने वाली जो समान तापमान समान आर्द्रता वाली वायु को समुद्री वायु राशि के नाम से जाना जाता है, और कहीं महाद्वीप पर पाई जाती है तो महाद्वीपीय वायु राशि के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले वाला पॉइंट ऑफ वार्तांक क्या होते हैं, दो विभिन्न वायु राशियों की सीमा रेखा, मतलब दो अलग अलग प्रकार के आपके सामने वायु राशियां हैं, उसका जो आपके सामने जो सीमा रेखा पाई जाती है उसको वार्तांक फ्रंट्स के नाम से जाना जाता है। फ्रंट्स क्या होते हैं, जब गर्म और ठंडी हवाएं जब आपस में मिलती हैं, क्या मिलती हैं, इधर से गर्म हवा आई, कौन सी हवाई, गर्म हवा, इधर से ठंडी हवाई, कैसी हवाई, ठंडी हवाई, जब दोनों आपस में मिले तो आपके सामने जो बनता है उसी को क्या कहा जाता है, वार्तांक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, वार्तांक के नाम से जाना जाता है। चक्रवात की परिभाषा, निम्न दाब केंद्र के चारों ओर घूमती हुई पवन प्रणाली। मतलब चक्रवात क्या होता है, जो निम्न दाब बनता है ना, देखो चक्रवात कैसे आता है, कोई भी एक क्षेत्र होता है वहां पर क्या हो जाएगी, गर्म हवा बन जाएगी किसी प्रकार से, तो निम्न दाब बन जाएगा। अब उच्च दाब वाली पहले इधर की साइड आएगी, इसके केंद्र की तरफ आएगी, है ना, फिर ऐसे 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 घूमती हुई इसकी आंख तक चली जाएगी, फिर ऐसे दूसरी आएगी,
है ना। तो हवाएं लगातार एक बीच में क्या बना देती है, एकदम ऐसा गोल सा चक्कर बना देती है, उसी को क्या कहा जाता है, चक्रवात के नाम से जाना जाता है। मतलब निम्न दाब वाले केंद्र के चारों ओर क्या होती हैं, जो पवनें हैं वो घूमती हुई प्रणाली बनाती हैं। कैसे बनाते हैं, घूमती हुई प्रणाली। कोई फोटो पड़ी होगी तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देख लो आपके सामने, ये देखो, आपको खुद को ही पता चल रही होंगी। देखो हवाएं देखो ऐसे आ रही है ना, है ना। और फिर कुछ ऐसे आ रही है और कुछ ऐसे आ रही है। आप खुद देखो, अच्छे से देखो, एक बार एक पैटर्न बन रहा है ना। देखो ये हवा इधर से आई 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 आई, आई फिर यहां से आकर आपके सामने यहां पर आ गई। एक हवा ऐसे आई। तो इस प्रकार से आपके सामने, इसको क्या बोला जाता है, नेत्र बोला जाता है। चक्रवात का नेत्र बोला जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। उष्ण चक्रवात क्या बनते हैं, कौन सा चक्रवात, उष्ण चक्रवात कहाँ होता है, आपके सामने महासागरीय उष्णीय क्षेत्रों में। कहा, कौन से, महासागरीय उष्णीय क्षेत्र होते हैं। महासागरीय उष्णीय क्षेत्र क्या होते हैं, जो महासागर होते हैं वहां पर आपके सामने जो गर्म क्षेत्र बनते हैं वहां पर उष्ण चक्रवाती क्षेत्र बनता है। समशीतोष्ण चक्रवात कहां बनता है, समशीतोष्ण चक्रवात क्या होता है, आपके सामने ठंडा, जो ठंडे आपके सामने हवाओं या पानियों में जो चक्रवात बनते हैं उसको समशीतोष्ण चक्रवात के नाम से जाना जाता है। मध्य अक्षांशों पर आपके सामने कहां से 30 से 60 डिग्री के बीच में आपके सामने समशीतोष्ण चक्रवातों का निर्माण होता है, और 0 से 30 डिग्री के बीच में आपके सामने उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। अगले वाला है कोपेन जलवायु के वर्गीकरण के आधार पर। अगर जो कोपेन की जो जलवायु वर्गीकरण देखने को मिलता है, कौन सा, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण देखने को मिलता है, उस पे आपको क्या पता चलता है, तापमान और वर्षा। क्या, तापमान और वर्षा का वर्गीकरण किया था। कौन सी, किसका वर्गीकरण किया था उसने, तापमान और वर्षा का वर्गीकरण किया गया था। किसके द्वारा, कोपेन के द्वारा। किसके द्वारा, कोपेन ने क्या किया, तापमान और वर्षा का वर्गीकरण उसके द्वारा किया गया था। चलिए अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं। थॉर्नवेट का वर्गीकरण किसे कहते हैं। थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण है जल संतुलन और वाष्पीकरण करने के लिए क्या करता है, थॉर्नवेट का वर्गीकरण की कोई भी वाष्पीकरण है वो कैसे होता है, फिर वो कैसे बादल वर्षा करके जल चक्रीय चलाते हैं और जल का संतुलन बना रहता है ना, वो किसके द्वारा किया गया था, थॉर्नवेट के द्वारा वर्गीकरण किया गया था। किसके द्वारा, थॉर्नवेट के द्वारा वर्गीकरण किया गया था। चलिए अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़े। सामान्य जलवायु वर्गीकरण क्या होता है, सामान्य जलवायु वर्गीकरण क्या होता है, तापमान आधारित सरल वर्गीकरण। अगले वाला प्रश्न है सामान्य जलवायु वर्गीकरण क्या होता है। तो तापमान आधारित जो सरल वर्गीकरण देखने को मिलता है उसको सामान्य जलवायु वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। मतलब जो तापमान पे आपके सामने जो जलवायु वर्गीकरण देखने को मिलता है उसको सामान्य जलवायु वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले वाला प्रश्न है मानसून की क्या विशेषताएं होती हैं। ऋतु अनुसार पवन दिशा में बदलना। मतलब जैसे जैसे आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की ऋतुएं आती हैं, क्या आती हैं, जैसे जैसे अलग अलग प्रकार की ऋतुएं आती हैं वैसे ही पवन अपनी दिशा में, हवा है वो अपने आपके सामने दिशाओं में परिवर्तन करता है। उसके वजह से क्या होता है भाई, मानसून आता है। ये मैंने आपको बता भी दिया था, निम्न दाब उच्च दाब की वजह से ये बनता है। अल नीनो का प्रभाव मानसून के पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अल नीनो क्या करता है भाई, आपके सामने सबसे पहले क्या है, जो मानसून है ना उसको आने के लिए यहाँ पर उच्च दाब बनना जरूरी है अरब सागर में, सीधी बात है ना, और ऊपर की तरफ निम्न दाब बनना जरूरी है। ये इसको प्रभावित कर देता है, समुद्र का जो उच्च दाब क्षेत्र बनता है ना उसको प्रभावित कर देता है। इसके वजह से अच्छे से बरसात नहीं आती है। चलिए तीसरी नंबर इकाई की बात करें जहां पर महासागरीय विज्ञान व ताप लवणता से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। किससे संबंधित, महासागरीय विज्ञान और ताप लवणता से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए यूनिट नंबर 3 की बात करें, आपके सामने वहां पर महासागरीय विज्ञान व ताप लवणता से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। पहला प्रश्न है महासागरीय विज्ञान की परिभाषा क्या है। महासागर के अध्ययन को महासागरीय विज्ञान के नाम से जाना जाता है। मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो महासागर होते हैं उनका जो अगर अपन अध्ययन करते हैं उसी को किसके नाम से जाना जाता है, महासागरीय विज्ञान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, महासागरीय विज्ञान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, महासागरीय विज्ञान के नाम से अपन जानते हैं। तो सबको पता भाई अगर महासागरों का अध्ययन करेंगे वहां पर कैसा तापमान पाया जाता है, वहां की आर्द्रता कैसी है, वहां की लवणता कैसी है, वहां की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी है, वहां की जो स्थल है समुद्री स्थल है उसकी भूप्रपट्टी है उसकी कैसी आपके सामने स्थलाकृतियां हैं, कहाँ पे जलवायु विस्फोट होते हैं, कहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। तो इसके बारे में अगर अपन जो अध्ययन करते हैं उसी को महासागरीय विज्ञान के नाम से जाना जाता है। जल चक्रण क्या होता है, अलग अलग प्रकार की जो आपके सामने जो प्रक्रियाएं होती हैं जिसके माध्यम से आपके सामने क्या होता है, जो मानसून आता है, जो अपना जो पानी है
बर्स जो एक पानी की एक बूंद है जो आपके सामने पूरे वातावरण में किस प्रकार से घूमती है उसके बारे में देखते हैं अपन। सबसे पहले क्या होता है भाई, आपके सामने जो एक कोई झील है, उसके ऊपर आपके सामने पानी है, वर्ष सूर्य की किरणें लगी, तापमान बढ़ा, वो पानी वाष्पीकृत होकर कहां पर चला गया, वायुमंडल में चला गया। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। फिर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है वायुमंडल में, उसमें क्या होता है, वो ठंडा होकर सघनन की प्रक्रिया के द्वारा ठंडा होकर क्या हो जाता है, वो छोटी सी एक जो आपके सामने वाष्पीकृत एक बूंद, एक वाष्पीकृत आपके सामने एक छोटी सी बूंद थी, वो पूरी एक प्रॉपर पानी की बूंद में बदल जाती है। समझ में आ गया। फिर ऐसे बहुत सारी बूंदें मिलकर आपके सामने क्या आता है भाई, आपके सामने एक पूरे बादल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एक पूरे बादल का निर्माण होता है। और बादल जब वो भारी हो जाता है भाई, तो नीचे की तरफ आता हो, तब उसे बरसात देखने को मिलती है। समझ में आ गया। और फिर आपके सामने वो पानी है नदियों के माध्यम से या भूजल में सोख लिया जाता है, या फिर नदियों के माध्यम से महासागरों में फैलता रहता है। और यही प्रक्रिया एक बार फिर से चलती रहती है। इसी प्रक्रिया को किसके नाम से जाना जाता है, जल चक्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, जल चक्र के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले वाला पॉइंट है, प्रशांत महासागर की विशेषताएं क्या होती हैं। तो आप सबको पता है पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा महासागर कोई है तो प्रशांत महासागर है। कौन सा है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। कैसा है, सबसे तो बड़ा है और सबसे गहरा अगर कोई महासागर है तो वो कौन सा है, प्रशांत महासागर है। कौन सा है, प्रशांत महासागर है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें, अंटार्कटिका महासागर। अलग अलग प्रकार के जो व्यापारिक मार्ग होते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई महासागर है तो कौन सा है, अंटार्कटिका महासागर। पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार कहां से होता है, अंटार्कटिका महासागर से होता है। कंपटीशन में सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, अच्छे से कर लेना भाई प्रश्न को। इसमें अलग अलग प्रकार के व्यापारिक मार्ग मिलते हैं जहां से समुद्री जहाज वो गुजरते हैं। चलिए अगले वाला, हिंद महासागर। हिंद महासागर जो अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो एशिया महाद्वीप है उस पर बरसात करने का, वर्षा लाने का काम किसका, हिंद महासागर का है। किसका है, हिंद महासागर का है। ये मानसून को प्रभावित करने का काम करता है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, महासागरीय तलीय संरचना कैसी होती है जिसके अंदर महाद्वीपीय शेल्फ, ढाल व गहरा मैदान पाया जाता है। महाद्वीपीय शेल्फ क्या होता है, यह कोई महाद्वीप है, इसका जो तटीय इलाका होता है, कौन सा होता है, जो तटीय इलाका होता है उसको महाद्वीपीय शेल्फ के नाम से जाना जाता है। फिर जैसे आप आगे बढ़ते हो लगभग आपके सामने यहाँ पर पानी 300 से 400 मीटर तक ही रहता है। गहराई कितनी रहती है, 100 से 200 मीटर तक, 200 मीटर तक एवरेज गहराई देखने को मिलती है। फिर आप क्या करते हो, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, जब तिरवा ढाल देखने को मिलती है समुद्र में, इसको समुद्री ढाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऊंचाई 2 किलोमीटर तक, जो ढलान है वो 2 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। फिर आपके सामने क्या देखने को मिलता है, गहरे मैदान देखने को मिलते हैं जहां पर 10 किलोमीटर तक ऊंचाई देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आपके सामने महासागर की जो तलीय संरचना देखने को मिलती है, महाद्वीपीय शेल्फ, ढाल व गहरे मैदान देखने को मिलते हैं। अगले वाला पॉइंट है, महासागरीय तापमान का वितरण। किसका, जो अलग अलग प्रकार के जो महासागर होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के जो महासागर होते हैं वहां पे तापमान में कैसे वितरण देखने को मिलता है, मतलब जो तापमान होता है उसमें कैसे प्रभाव देखने को मिलता है, अक्षांश और धाराओं से प्रभावित। किससे, जो अलग अलग प्रकार के जो अक्षांश होते हैं ना, जैसे आप ध्रुव के पास रहोगे तो ज्यादा ठंड रहेगी, अगर आप भूमध्य रेखा के पास रहोगे, कर्क रेखा के पास, तो सीधी तिरछा आपके सामने जो क्या पड़ेंगे, तापमान अधिक होगा आपका, सीधी सूर्य किरण पड़ेंगी। तो ये अक्षांश पर निर्भर करता है कि आप जहां पर रहते हो उस भूभाग का कितना तापमान रहेगा। और धाराएं, समुद्र के अगर आप पास रहते हो, ठंडी धाराएं आ रही है, गर्म धाराएं आ रही है, उससे भी तापमान है वो काफी ज्यादा प्रभावित रहता है। ऊर्ध्वाधर ताप वितरण, सतह से गहराई तक प्रताप करता है। मतलब जैसे आप समुद्र में नीचे की तरफ जाते हो तो क्या रहता है आपके सामने, लगभग एक पहले जो कम से कम या मान लो 200 से लेकर 400 मीटर तक जो तापमान है वो आपके सामने सबसे ज्यादा गर्म रहता है। फिर एक थर्मो फाइल नाम के आपके सामने एक पूरी की पूरी एक पट्टी आती है जहां पर तापमान तेजी से गिरता है, और फिर 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक के बीच में तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है, लगभग 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक का तापमान है वो रहता है। तो इससे हमें ये पता चलता है, सतह से, समुद्र की सतह से जैसे जैसे गहराई में नीचे की तरफ जाते हो तापमान लगातार क्या होता है, घटता है। तापमान लगातार क्या होता है, घटता हुआ चला जाता है। अगले वाला पॉइंट है, लवणता क्या है। अगले वाला पॉइंट क्या होता है भाई आपके सामने, लवणता क्या होती है। तो जल में घुले हुए
लवणों के कण, मतलब जो जल होता है, पानी होता है, उसके अंदर, अपने जल के अंदर आपके सामने अलग अलग मात्रा में आपके सामने जो नमक की मात्रा, किसकी मात्रा, जो नमक की मात्रा पाई जाती है, उसको किसके नाम से जाना जाता है, लवणता के नाम किससे जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, लवणता के नाम से जाना जाता है। जो जल होता है, पानी होता है, उसके अंदर जो नमक की मात्रा पाई जाती है उसको लवणता के नाम से जानते हैं अपन। चलिए अगले वाला पॉइंट है, लवणता के स्रोत कौन कौन से होते हैं, नदियां और वाष्पीकरण। मतलब जो लवणता कैसे आती है, आपने कभी सुना होगा समुद्र का पानी इतना खारा क्यों होता है, क्योंकि उसके पीछे कई कारण होते हैं। एक कारण होता है जो नदियां ना वो अपने साथ क्या लेकर आती हैं, सिल्ट, गाद और जो चट्टानों का कचरा लेकर आती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, वो थोड़ा नमकीन होता है पानी। और वो पानी, अब आप कहोगे नदियों का पानी तो नहीं होता कभी भी खारा, लेकिन जब वो पानी समुद्र में मिलता है तो उसका क्या होता है, वाष्पीकरण होता रहता है। क्या होता रहता है, वाष्पीकरण होता रहता है। इस वजह से जो लवण है, नमक बचता है और पानी ऊपर उठ जाता है, इस उड़ जाता है वाष्पीकृत होकर। इस वजह से जो लगातार ये प्रक्रिया होने से क्या हो गया, पानी है उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, सतही पानी की, नीचे नहीं इतना खारा पानी, ऊपर का पानी ज्यादा खारा रहता है, लवणता की मात्रा ज्यादा होती है। अधिकतम लवणता कहां पर होती है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय महासागरों में। तो जैसे उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय महासागर है, वहां पर सबसे ज्यादा वाष्पीकरण होगा। क्यों, तापमान वहां का ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो आपके सामने क्या देखने को मिलता है, जो लवणता है वो अधिक देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, लवणता है वो अधिक देखने को मिलती है। न्यूनतम लवणता कहां पर होगी, भूमध्य व ध्रुवीय क्षेत्रों के पास में, खास करके ध्रुवीय क्षेत्रों में तो बिल्कुल कम देखने को मिलती है, और भूमध्य रेखा पर भी कम इसलिए देखने को मिलती है। भूमध्य रेखा पर भी ध्रुवों के मुकाबले तो ज्यादा ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या, नदियां, बारिश लगातार होती रहती है तो नदियां लगातार आती रहती हैं, इस वजह से क्या लवणता थोड़ी कम रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं बढ़ाऊं तो सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में, फिर भूमध्य रेखा पर और फिर ध्रुवों पर पाई जाती है लवणता। महासागरों की ताप परतें किस हिसाब से होती हैं, पहले सतही, फिर थर्मोक्लाइन, जो मैंने बताया था थर्मोक्लाइन परत पाई जाती है, और फिर सबसे गहरी परत पाई जाती है। इस प्रकार से पाई जाती है आपके सामने अलग अलग प्रकार की परतें। महासागर का क्या महत्व होता है, महासागर आपके सामने क्या करता है, जो जलवायु संतुलन में, मतलब जो पृथ्वी की जो जलवायु होती है उसमें तापमान नियंत्रित रहे, क्या रहे, जो तापमान है वो नियंत्रित रहे, इस चीज में आपके सामने जो महासागर है वो क्या रहते हैं, जलवायु के जो तापमान होते हैं उसको संतुलन करने में सहायक रहते हैं। अगला हाइड्रोलॉजिकल संतुलन क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल संतुलन होता है वैश्विक जल संतुलन की व्यवस्था, मतलब पूरी दुनिया के अंदर पानी की जो जल की मात्रा है वो संतुलित मात्रा में रहे, उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोलॉजिकल संतुलन के नाम से जाना जाता है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, ज्वार भाटा, लहरें, धाराएं, प्रवाल, भित्तियां और निष्पेक्षण से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है ज्वार भाटा क्या होते हैं, समुद्र के जल में अधिक जो आपके सामने अवाधिक उत्थान पतन देखने को मिलता है। क्या होता है ज्वार भाटा, क्या होता है, समुद्र के पानी में जो उछाल और जो निचाव देखने को मिलता है उसी को किसके नाम से जाना जाता है, ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है। ज्वार के क्या आने के क्या क्या कारण होते हैं, चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। किसका बल, जो चंद्रमा होती है ना, चंद्रमा और सूर्य क्या करते हैं, पानी गुरुत्वाकर्षण बल से वो अपने पानी को अपनी तरफ खींचते हैं, इसके वजह से क्या होता है, वही आपके सामने ज्वार आता है। और जब आपके सामने पृथ्वी का जो घूर्णन बल होता है ना, अपकेंद्रीय बल, उसके वजह से जो आपके सामने वो भी आपके सामने क्या करता है, पानी को खींचता है, तो इस वजह से ज्वार आता है। और आपके सामने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से पानी नीचे आता है, उसको भाटा के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और पृथ्वी के घूर्णन के अपकेंद्रीय बल के कारण आपके सामने ज्वार भाटा आता है। लहरें कैसे बनती हैं, जो हवा होती है ना, हवा समुद्र के स्थल पे आपके सामने जब टकराती है तो वो घर्षण की वजह से जो जल के जो कण होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, उसकी वजह से किसका निर्माण होता है, लहरों का निर्माण होता है। अगले वाला पॉइंट है महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, समुद्र जल पर नियमित प्रभाव, जो समुद्री जल होता है उस पर जो लगातार पानी बहता रहता है उसी को किसके नाम से जाना जाता है, महासागरीय धाराओं के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, महासागरीय धाराओं के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, महासागरीय धाराओं के नाम से जाना जाता है। समुद्र का जो जल होता है उस पर जो लगातार प्रभाव होता रहता है, अरे जैसे अपने स्थल पे नदियां बहती है ना, ऐसे ही समुद्र में क्या होता है, लगातार हवा चलती रहती है। तो अगर कोई एक दिशा में हवा लगातार चलती रहे तो वहां का पानी लगातार गति करने लग जाता है, उसी को क्या कहा जाता है,
समुद्री महासागरीय धाराओं के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है गर्म धाराएं कहां पर पाई जाती हैं। गर्म धाराएं विषुवत रेखा और ध्रुव की ओर कहां पर पाई जाती हैं, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, मतलब गर्म धाराएं कहां है, विषुवत रेखा है, ये जो बीच वाली रेखा इससे ध्रुव की ओर आपके सामने कौन सी धाराएं जाती हैं, गर्म धाराएं। कौन सी, गर्म धाराएं जाती है। शीत धाराएं कहां से बहती हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पर गर्म पानी रहता है, तापमान अधिक रहेगा तो वो ध्रुव की तरफ बढ़ेगा तो वो रहता है। और शीत लहर कहां से आएगी, ठंडा पानी कहां पर मिलेगा भाई, ध्रुव के पास में, ध्रुव के पास तापमान कम रहता है तो वहां पर ठंडा होगा तो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ता है, तो वो पानी शीत धाराएं आती है। परवाल भित्तियां क्या होती हैं, एक मूंगे के आकार का आपके सामने एक पेड़ होता है ना, उसके क्या जो जड़ वगैरह से कैल्शियम वगैरह निकलता है, उसके जो पूरा शरीर होता है उससे, तो उससे क्या चट्टानों प्रकार से आपके सामने बन जाती हैं। तो जो परवाल जीवों के द्वारा जो संरचनाओं का निर्माण होता है उसी को परवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। परवाल के कितने प्रकार होते हैं, पहला होता है तटीय, अवरोधक और एटोल प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, परवाल भित्तियां होती हैं उसके कई प्रकार होते हैं, जैसे तटीय, अवरोधक और एटोल आपके सामने परवाल भित्तियों के प्रकार होते हैं। तट के पास पाई जाती हैं आपके सामने वो तटीय परवाल भित्तियां। अवरोधक आपके सामने जो आपके सामने बहुत तट से दूर आपके सामने कोई परवाल भित्तियां पाई जाती हैं वो अवरोधक और एटोल प्रकार की परवाल भित्तियां होती हैं। महासागरीय निष्पेक्षण, समुद्री तल पे जमा अवसाद, मतलब समुद्र के अंदर नदियां अलग अलग प्रकार की अपना क्या लेती हैं, गाद हो गई, पत्थर हो गए, कंकड़ पत्थर पाया जाता है, वो कचरा पाया जाता है। फिर समुद्र में अगर आप आगे बढ़ते हो तो अलग अलग प्रकार का आपके सामने कोई पर्वतीय श्रृंखलाएं होती है ना, उनकी जो चट्टानें टूटकर पड़ गई, ज्वालामुखी की राख पाई जाती है और जीव जंतुओं का आपके सामने अपशिष्ट पाया जाता है, उसी को किसके नाम से जाना जाता है, महासागरीय निष्पेक्षण, महासागरीय कचरे के नाम से या निष्पेक्षण के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है जैविक निष्पेक्षण क्या होता है, जीवों के अवशेष से निर्मित जीव होते हैं, उनका जो अवशेष क्या तो मर गए या उनका मलमूत्र के द्वारा या आपके सामने उनके जो अलग अलग प्रकार के शारीरिक गतिविधियों के द्वारा जितना भी अपशिष्ट जमा होता है उसी को क्या कहा जाता है, जीवों के अवशेषों के नाम से जाना जाता है। अजैविक निष्पेक्षण क्या होता है, ज्वालामुखी की राख या धूल, जो ज्वालामुखी होती है उसकी जो राख या धूल से आपके सामने जो कचरा पाया जाता है उसको अजैविक निष्पेक्षण के नाम से जाना जाता है। धाराओं का प्रभाव, जलवायु और नौ सेना के परिवहन पे प्रभाव करते हैं। क्या करते हैं, जो अलग अलग प्रकार की जो धाराएं बहती हैं वो क्या करते हैं, जो जलवायु होता है और जो नौ सेना परिवहन होता है उसको प्रभावित करने का काम करते हैं। ज्वार का आर्थिक महत्व, जो ज्वार आपके सामने ज्वार भाटा आता है उससे क्या फायदा होता है, पानी है जो एक तो आपके सामने समुद्री पानी है, उसके जो तटीय इलाका होता है उसमें जो कचरा पड़ा रहता है उसको बहाकर ले जाता है, या मछलियां उसके साथ बहकर आती है, जलीय जीव आपके सामने बहकर आते हैं, है ना। ज्वार भाटा की वजह से आपके सामने क्या कर सकते हो, जलीय ऊर्जा बना सकते हो आप, टरबाइन वगैरह लगाकर ज्वार भाटा से ऊर्जा भी बनाई जाती है, बिजली भी बनाई जाती है। तो एक तो ऊर्जा निर्माण में और मत्स्य पालन में, किसमें, मत्स्य पालन में और ऊर्जा निर्माण में आपके सामने ज्वार भाटा का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। लहरों का तटीय प्रभाव क्या होता है, अप्रदन और निष्पेक्षण में क्या करते हैं, एक जगह आपके सामने कोई भी जो तट का निर्माण करते हैं या तट को कटाव करने का काम करते हैं। चलिए भाई आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महासागरीय अध्ययन का क्या महत्व होता है, तो जलवायु को संतुलित करने का और संसाधनों को प्रबंधन करने का काम किसका होता है भाई, महासागरीय अध्ययन में। अपन देखते हैं कि कैसे जो जलवायु होती है उसको कैसे संतुलन किया जा सकता है, पूरा संसाधनों को कैसे प्रबंधित किया जाता है। तो बच्चों ये तो था आपका जो पेपर होने वाला है, जो फिजिकल ज्योग्राफी के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जरूर से पढ़ लेना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।